चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी कि 3 टाइप की जो हैं वो क्यूज़ यूज़ की जाती हैं। जॉब क्यू के अंदर वो प्रोसेसेस होते हैं जो हार्ड डिस्क में रिज़ाइड कर रहे होते हैं। रेडी क्यू में वो प्रोसेसेस होते हैं जो रैम में हैं और सीपीयू के मिलने का वेट कर रहे होते हैं। और डिवाइस क्यू के अंदर वो प्रोसेसेस होते हैं जो इनपुट आउटपुट का वेट जो है वो कर रहे होते हैं। जिस तरह 3 तरह की क्यूज़ हैं, इसी तरह 3 तरह के जो हैं वो शेड्यूलर होते हैं। और आपका प्रोसेस जो है वो इन तीनों क्यूज़ के दरमियान में जो है वो मूव करता रहता है। शेड्यूलर क्या है? बेसिकली 3 तरह के ही शेड्यूलर हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और जॉब शेड्यूलर। बेसिकली शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को जो है वो सीपीयू शेड्यूलर भी बोला जाता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो रैम से किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और सीपीयू को जो है वो उसे असाइन कर देता है। ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो उसका जो इन्वोक टाइम है वो मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर या जॉब शेड्यूलर ऐसा शेड्यूलर है जो हार्ड डिस्क से उठा के रेडी क्यू के अंदर जो है वो जॉब्स को लेके आता है। और इसका या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो कुछ सेकंड या मिनट के बाद इन्वोक होता है और ये स्लोर होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर फास्टर होता है और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो हमारे पास स्लोर होता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बेसिकली जो है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल करता है। इस बात का ये मतलब है कि हार्ड डिस्क से कितने प्रोसेसेस उठ के रैम में लोड हो सकते हैं, ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो होती है। प्रोसेसेस 2 तरह के होते हैं, या आईओ बाउंड या सीपीयू बाउंड। आईओ बाउंड प्रोसेस ऐसे बाउंड होते हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो आईओ ऑपरेशंस में लगा रहे होते हैं, जबकि सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूशन जो है वो कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बाद अगला जो शेड्यूलर है वो है हमारे पास जी मीडियम टर्म शेड्यूलर। हमने स्टेट डायग्राम में देखा था कि जब कोई प्रोसेस रनिंग में होता है और इंटरप्ट आ जाता है तो फिर आपका प्रोसेस जो है वो रैम के अंदर दोबारा से चला जाता है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर एक ऐसा शेड्यूलर है, ठीक है, जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो रैम से उठा के प्रोसेस को हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो ले जाता है, रिमूव करता है प्रोसेसेस को रैम से और डिस्क के ऊपर जो है वो स्टोर कर देता है। इस कॉन्सेप्ट को हम स्वैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है जी मोबाइल सिस्टम में मल्टीटास्किंग किस तरह से होती है। हमें पता है मोबाइल सिस्टम के अंदर ऐप्स होते हैं, ठीक है। उन ऐप्स को जो है वो हम प्रोसेसेस ही कहेंगे और ये 2 तरह के होते हैं, या फोरग्राउंड या बैकग्राउंड। वो जिस भी ऐप पे हम क्लिक कर देते हैं वो फोरग्राउंड प्रोसेस बन जाता है जो यूज़र इंटरफेस को यूज़ कर रहा होता है, और जो बैकएंड पे चल रहे होते हैं वो बेसिकली बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं। मोबाइल सिस्टम के अंदर जो है वो यूजुअली वन प्रोसेस जो है वो रनिंग फॉर्म में होता है और दूसरे जो हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर होता है। आपका जो एंड्रॉयड है वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को जो है वो कुछ लिमिट्स के साथ चलाता है। जैसे कि बैकग्राउंड प्रोसेस जो है वो अगर उसने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो सर्विसेज को यूज़ करते हैं। सर्विस जो है वो उस वक्त तक रनिंग फॉर्म में रहती है जब तक बैकग्राउंड प्रोसेस सस्पेंड नहीं होता और सर्विस का कोई भी इंटरफेस नहीं होता, इसीलिए बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं वो इंटरफेस पे हमें शो भी नहीं होते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की डेफिनेशन ये होती है व्हेन सीपीयू स्विचेस टू अनदर प्रोसेस। सिस्टम जो है वो ओल्ड प्रोसेस की स्टेट को सेव करता है पीसीबी में और न्यू की स्टेट को जो है वो लोड कर देता है। इस चेंजिंग को जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो बोला जाता है। बेसिकली जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन पीसीबी में स्टोर करवा दी जाती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक ओवरहेड है क्योंकि जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है तो स्विचिंग के अलावा कोई भी यूज़फुल वर्क सीपीयू नहीं कर रहा होता, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है जी प्रोसेसेस पे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। तो जब भी कोई प्रोग्राम प्रोसेस बनता है तो पहला ऑपरेशन उस पर हो रहा होता है जी क्रिएशन का। आपका जब प्रोसेस जो है वो
प्रोग्राम प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया तो वो पेरेंट प्रोसेस होता है। पेरेंट प्रोसेस जो है वो चाइल्ड प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकते हैं और चाइल्ड जो है वो आगे से सब चाइल्ड को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो एक ट्री बन जाती है। अब ये चाइल्ड और पेरेंट प्रोसेसेस, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक आईडी की मदद से जो है वो डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, जिसे पीआईडी बोला जाता है। रिसोर्स शेयरिंग के जो ऑप्शन होते हैं पेरेंट चाइल्ड के दरमियान में वो 3 तरह के हैं। पेरेंट और चाइल्ड जो हैं वो सारे रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं, या चाइल्ड जो है वो पेरेंट के रिसोर्सेज का सबसेट यूज़ कर सकता है, या पेरेंट और चाइल्ड जो हैं वो कोई भी रिसोर्स शेयर नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशन ऑप्शन पेरेंट चाइल्ड के हवाले से 2 तरह के हैं। पेरेंट और चाइल्ड कंकरेंटली भी चल सकते हैं, यानी वन आफ्टर द अदर, या पेरेंट जो है वो चाइल्ड की टर्मिनेशन का वेट कर सकता है। डायग्राम को देखें जी, लाइनक्स की एग्जांपल है। PID 1 ने जो है वो PID 2 को क्रिएट किया, सही है, और PID 2 ने आगे से जो है वो 6 को, इसी तरह से जो है वो एक ट्री फॉर्म हो जाती है। अब प्रोसेस क्रिएशन के हवाले से बात आती है जी एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस बेसिकली वो स्पेस है जिसके अंदर किसी भी प्रोसेस ने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वह रखवानी होती है। तो एड्रेस स्पेस पेरेंट और चाइल्ड कैसे शेयर करते हैं? चाइल्ड जो है वो डुप्लीकेट यूज़ कर सकता है पेरेंट की, या चाइल्ड जो है वो एक सेपरेट प्रोग्राम रख सकता है जो अपने लोड करवा सकता है अपने पेरेंट की। यूनिक्स में जो है वो फोक की सिस्टम कॉल यूज़ की जाती है न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, और फोक की सिस्टम कॉल के बाद एग्जिक सिस्टम कॉल यूज़ की जाती है जो प्रोसेस की यानी मेन प्रोसेस की मेमोरी स्पेस को जो है वो न्यू प्रोसेस की यानी चाइल्ड प्रोसेस की स्पेस के साथ जो है वो रिप्लेस कर देता है, और उसके बाद एग्जिट और वेट की सिस्टम कॉल जो हैं वो चलती है। प्रोसेस क्रिएशन के बाद नेक्स्ट डिस्कशन आती है कि प्रोसेस टर्मिनेट जो हैं वो कैसे होते हैं। तो टर्मिनेशन जो है पहले एग्ज़िट की सिस्टम कॉल से जो है वो होती है। सबसे पहली बात, जब एग्ज़िट की सिस्टम कॉल चलती है तो चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जो है वो वेट की सिस्टम कॉल की मदद से स्टेटस रिटर्न होता है, और जितने भी रिसोर्सेज किसी प्रोसेस ने जो हैं वो ऑक्यूपाई किए होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो डीएलोकेट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और ऑप्शन टर्मिनेशन के हवाले से है जी अबर्ट की सिस्टम कॉल। कोई भी पेरेंट प्रोसेस अबर्ट सिस्टम कॉल को उस वक्त यूज़ करता है जब चाइल्ड जो है वो एलोकेटेड रिसोर्सेज जो हैं उससे एक्सीड कर रहा हो, या चाइल्ड को जो प्रोसेस असाइन किया गया था उसकी ज़रूरत ना हो, या आपका पेरेंट जो है वो एग्ज़िट होने जा रहा हो, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलाउ नहीं करता किसी भी चाइल्ड को कि पेरेंट टर्मिनेट हो जाए तो चाइल्ड जो है वो एग्जिस्ट करे। इस चीज़ को बोला जाता है जी बेसिकली कैस्केडिंग टर्मिनेशन। कैस्केडिंग टर्मिनेशन का मतलब है कि सबसे पहले सारे चिल्ड्रन फिर ग्रैंड चिल्ड्रन टर्मिनेट हों और उसके बाद आपका पेरेंट जो है वो टर्मिनेट होगा। अगर जो है ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है, और कैस्केडिंग टर्मिनेशन के लिए वेट की सिस्टम कॉल का जो है वो मेन रोल है। पेरेंट प्रोसेस जो है वो चाइल्ड की टर्मिनेशन तक वेट करता है वेट की सिस्टम कॉल की मदद से। बेसिकली वेट की सिस्टम कॉल जो है वो स्टेटस इंफॉर्मेशन को और प्रोसेस आईडी वो चाइल्ड प्रोसेस की जो है वो रिटर्न करती है। नेक्स्ट 2 कॉन्सेप्ट हैं जी ज़ुम्बी और ऑर्फन का। ज़ुम्बी कोई प्रोसेस तब बनता है इफ़ नो पेरेंट वेटिंग और वेट भी इन्वोक ना हो तो वो प्रोसेस जो है वो ज़ुम्बी बन जाता है। ऑर्फन तब होता है अगर पेरेंट टर्मिनेट हो गया और उसने वेट की कॉल भी जनरेट नहीं की, सही है। जैसे रियल वर्ल्ड में ऑर्फन कोई कब होता है जब चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है और पेरेंट नहीं है, और लेकिन ज़ुम्बी कब बनेगा जब पेरेंट जो है वो वेट करने का भी ना कहे कि वेट करो और जो है वो टर्मिनेट हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है कि आपका क्रोम ब्राउज़र जो है वो एक मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है। अगला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। IPC क्या है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बेसिकली वो मैकेनिज़्म है जिसकी मदद से प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। 2 तरह के अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो क्यों बनाई जाती है, या किस किस तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो इंफॉर्मेशन
को एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली दो तरह के प्रोसेस सिस्टम में होते हैं, या इंडिपेंडेंट या कोऑपरेटिंग। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो किसी दूसरे से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे होते, ना इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं किसी से और ना इफ़ेक्ट करते हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो हैं वो अफेक्ट होते भी हैं और अफेक्ट कर भी सकते हैं। और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, ताकि कंप्यूटेशन स्पीड अप हो जाए, मॉड्यूलरिटी और कन्वीनियंस बढ़ जाए। अब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को जो है वो आईपीसी यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दो तरीक़ों से हो सकती है, या शेयर्ड मेमोरी या मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है जी, यहाँ पे आप देखें जी, प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है और एक शेयर्ड मेमोरी है। किसी भी प्रोसेस के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो है वो शेयर्ड मेमोरी में रखवा देता है, और जिस भी प्रोसेस को वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो शेयर्ड मेमोरी से जो है वो पिक कर लेता है। जबकि मैसेज पासिंग के अंदर जो है वो एक क्यू बनाई जाती है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। क्यू बनाई जाती है जिसमें मैसेजेस को रखवाया जाता है। तो दोनों तरह के कॉन्सेप्ट ये हम आर्किटेक्चर में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो रिपीट की गई है। नेक्स्ट है जी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। बेसिकली ये कोऑपरेटिंग प्रोसेस की एक एग्जांपल है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का बेसिकली आइडिया क्या है कि एक प्रोसेस जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा जो है वो कंज्यूम कर रहा है। और दो तरह की जो है वो मेमोरी यूज़ हो सकती है जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। जिस जगह पे प्रोड्यूसर ने डाटा प्रोड्यूस करके रखना है और जिस जगह से कंज्यूमर ने डाटा लेना है, या तो वो अनबाउंडेड बफर हो सकता है जिस पे कोई भी लिमिटेशन ना हो, प्रोड्यूसर जितनी अमाउंट ऑफ डाटा चाहे प्रोड्यूस करे और वहाँ पे रखवा दे, या बाउंडेड बफर हो सकता है जिस पे कोई ना कोई जो है वो फिक्स साइज़ लगा होगा। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए अगर हम शेयर्ड मेमोरी का सलूशन प्रोवाइड करें तो वो ये है कुछ शेयर डाटा होगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर की मदद से इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। एक बफ़र बनाया गया है और उस बफ़र का कोई भी साइज़ जो है आप रख सकते हैं, और बफ़र के अंदर जो है वो कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, साइज़ -1 एलिमेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। बेसिकली ये कोड है प्रोड्यूसर कंज्यूमर का। प्रोड्यूसर ने जो है वो नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस करना है जब तक वाइल लूप ट्रू रहेगी, ठीक है। और इन और आउट बेसिकली दो पॉइंटर रखे जाते हैं। इन वो पॉइंटर है जो इंडिकेट करता है उस लोकेशन को जहाँ पे प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करवा के डाटा को इन कराना है, और आउट वो पॉइंटर है जो शो कराता है कि कंज्यूमर ने कहाँ से डाटा को जो है वो लेना है। तो इन +1 मॉड बफर साइज़ इक्वल टू आउट नहीं हो जाता तब तक जो है वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता रहे और बफ़र की उस लोकेशन पे डाटा जो है वो आता रहे। कंज्यूमर क्या करेगा जी, जब तक इन और आउट इक्वल नहीं हो जाते, इन और आउट इक्वल होने का मतलब है बफ़र एम्प्टी है, तब तक जो है वो आइटम कंज्यूम करेगा और जहाँ से डाटा को पिक करना है, यानी जो आउट वाला पॉइंटर हमने रखा था उसकी वैल्यू को जो है वो अपडेट कर देगा। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन शेयर्ड मेमोरी के बारे में बताया जा रहा है। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट डायग्राम वाला कि एक शेयर्ड मेमोरी हम रखेंगे, ठीक है, जो सारे प्रोसेसेस के दरमियान में शेयर्ड होगी। अब उस शेयर्ड मेमोरी को लेके भी जो हैं वो कुछ कंसर्न्स हैं जो सिंक्रोनाइजेशन के कंसर्न कहलाते हैं, जिसे हम चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे कि जब एक डाटा एक शेयर लोकेशन पे प्लेस है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी किस ऑर्डर में हो कि वो डाटा जो है वो आपका करेक्ट रहे, वो डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट ना हो जाए। तो मैं अगला है जी मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में बेसिकली जो है वो सेंडर प्रोसेस मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर प्रोसेस जो है वो मैसेज को रिसीव कर लेता है। तो अब ये जो मैसेज पासिंग है ये कम्युनिकेशन लिंक की मदद से होगी। हमें कोई ना कोई इंटरमीडियरी जो है वो स्पेस चाहिए होगी जहाँ पे मैसेजेस रखे जाएंगे, ठीक है, और जहाँ से पिक और रिसीव किए जाएंगे। जैसे एक्चुअल वर्ड में लेटर्स या मैसेजेस वगैरह डाक में आते हैं,
ठीक है। तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ भी हैं मैसेज पासिंग के हवाले से कि लिंक्स कैसे बनेंगे, क्या एक लिंक जो है वो सिर्फ 2 प्रोसेसेस के दरमियान में वर्क करेगा, कितने लिंक हम बनाएं। तो मैसेज पासिंग में जितने भी इश्यूज़ हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन 2 तरीक़ों से होती है, या फिज़िकल तरीके से या लॉजिकल तरीके से। फ़िज़िकल तरीके में पहला जो सॉल्यूशन आता है वो शेयर्ड मेमोरी का है। दूसरा सॉल्यूशन है जी हम एक बस सिस्टम यूज़ कर लें। तीसरा तरीका है जी हम एक नेटवर्क बना लें, ठीक है। लॉजिकल वे में आता है या कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन यूज़ कर लें, या सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस यूज़ कर लें, या फिर बफरिंग यूज़ करें, ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है कि आपके प्रोसेसेस के जो नेम हैं उनकी मदद से मैसेज जो हैं वो सेंड और रिसीव किए जाएंगे। सेंड का जो है फंक्शन लगा हुआ है, पी जो है वो प्रोसेस का नेम है जो कोई मैसेज भेज रहा है, ठीक है। सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस पी, और रिसीव अ मैसेज फ्रॉम क्यू रिसीव वाले में लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। लिंक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हो जाएंगे। एक लिंक जो है वो 2 प्रोसेसेस के दरमियान जो है वो वर्क कर रहा होगा, और ये जो लिंक है ये यूनि डायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर आइडिया आ जाता है जी मेल बॉक्सेस का। सेंडर जो है वो मैसेज को एक मेल बॉक्स में रखवा दे और रिसीवर जो है वो अपना एड्रेस देखे और मेल बॉक्स से उस मैसेज को रिसीव कर ले। ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जी कि हमें कॉमन मेल बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। एक लिंक जो है वो मैनी प्रोसेसेस के साथ एसोसिएट हो सकता है, क्योंकि एक मेल बॉक्स में जितने प्रोसेसेस चाहें अपने मैसेजेस को रखवा सकते हैं, और ये लिंक भी जो है वो यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल हो सकते हैं। अब ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में। हमें एक न्यू मेल बॉक्स क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस मेल बॉक्स को जो है वो हम पोर्ट का नेम दे रहे होते हैं बेसिकली, और हम इस मेल बॉक्स की साथ ही सेंड और रिसीव करेंगे मैसेजेस को, और जब कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो जाएगी हम उस मेल बॉक्स को डिस्ट्रॉय करवा देंगे। तो 2 तरह के प्रिमिटिव्स हैं जी। सेंड ए मैसेज, इसका मतलब है कि सेंड अ मैसेज टू मेल बॉक्स ए। रिसीव ए मैसेज का मतलब है रिसीव अ मैसेज फ्रॉम मेल बॉक्स ए। ये मेल बॉक्स शेयरिंग है जी। नेक्स्ट कुछ कंसर्न्स भी आ जाते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के, कि अगर P1, P2 और P3 जो हैं वो मेल बॉक्स ए को शेयर कर रहे हैं। P1 ने सेंड किया है और तो P2 और P3 अब 2 प्रोसेसेस रह गए, कौन जो है वो मैसेज को रिसीव करेगा। तो इसके सोल्यूशन ये हैं, सोल्यूशन है जी कि हम अलाउ करें एक लिंक को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 प्रोसेसेस के दरमियान होना चाहिए। तो ऐसा होगा तो जब P1 सेंड करेगा और लिंक P1 से P2 या P1 से P3 के दरमियान में होगा तो ऑटोमेटिकली या P2 रिसीवर होगा या P3 रिसीवर होगा। या हम अलाउ करें एक प्रोसेस को एक टाइम पे कि वो ही रिसीव जो है वो कर सके, यानी P2 और P3 में से कोई एक ही जो है वो रिसीव मोड में हो, या हम सिस्टम को अलाउ करें कि वो आर्बिट्रेरी रिसीवर को जो है वो सिलेक्ट कर ले और नोटिफाई कर दे सेंडर को कि किसने मैसेज को रिसीव किया है। क्लियर। शेयर्ड मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, और मैसेज पासिंग में कम्युनिकेशन लिंक्स किस तरह के बन सकते हैं, फिज़िकल या लॉजिकल, वो देख लिए। अगली चीज़ है जी सिंक्रोनाइजेशन कैसे कराएंगे। अब जो मैसेजेस सेंड हो रहे हैं, जो मैसेज रिसीव हो रहे हैं, इसके दरमियान में सिंक्रोनाइजेशन क्या है। तो 2 तरीके हैं, सिंक्रोनियस या एसिंक्रोनियस। मैसेज पासिंग या ब्लॉकिंग हो सकती है या नॉन ब्लॉकिंग हो सकती है। ब्लॉकिंग को हम सिंक्रोनियस कंसीडर करते हैं, जिसमें आपका ब्लॉकिंग सेंडर या ब्लॉकिंग रिसीवर होता है। ब्लॉकिंग सेंड से मुराद है आपका सेंडर जो है वो ब्लॉक रहता है जब तक उसका प्रीवियस भेजा हुआ मैसेज कोई रिसीव नहीं करता, तब तक वो नया जो मैसेज सेंड नहीं कर सकता। रिसीवर में आपका रिसीवर ब्लॉक रहता है जब तक मैसेज जो है वो टोटली अवेलेबल नहीं हो जाता रिसीव होने के लिए। एसिंक्रोनियस में क्या होता है, सेंडर एक मैसेज को सेंड करके अगला मैसेज सेंड कर देता है। नॉन ब्लॉकिंग रिसीवर के अंदर जो है
वो नॉन ब्लॉकिंग सेंडर के अंदर सेंडर जो है वो सेंड करता रहता है मैसेजेस एक के बाद दूसरा, और रिसीवर के अंदर रिसीवर रिसीव करता रहता है। तो सेंडिंग वाली साइड तो ओके है, एक मैसेज सेंड किया, दूसरा तीसरा चौथा आप करते रहें। लेकिन रिसीवर वाली साइड पे अगर एक मैसेज कम्प्लीटली डिलीवरी नहीं हुआ, उसे रिसीव करने की कोशिश की जाए, तो यानी 50 चांसेस हैं, या वैलिड मैसेज मिल जाएगा या नल मैसेज जो है वो मिलेगा। तो अब सिंक्रोनियस हो या एसिंक्रोनियस, इनके हम कम्बिनेशन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर सेंडर और रिसीवर दोनों ब्लॉकिंग स्टेट में हो तो इस फिनोमेना को जो है वो इस फिनोमेना को जो है वो रैंडीवियस जो है वो बोला जाता है। मैसेज पासिंग के लिए जो लास्ट सोल्यूशन है वो है जी बफरिंग का। बफरिंग में बेसिकली क्यू ऑफ मैसेजेस जो हैं वो एक लिंक के साथ अटैच कर दी जाती हैं, और क्यू ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फीफो ऑर्डर फॉलो किया जाता है, जिसमें जो है वो बैक एंड से इंजर्शन होती है जिसे हम रियर बोलते हैं, और फ्रंट से जो है वो रिमूवर होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो है वो फिनोमेना यूज़ किया जाता है। अब बफरिंग की इम्प्लीमेंटेशन 3 तरीक़ों से हो सकती है, या आप ज़ीरो कैपेसिटी बफर यूज़ करें, यानी क्यू के अंदर कोई भी मैसेजेस जो हैं वो या वेट ना कर रहे हों, या बाउंडेड कैपेसिटी हो, यानी आपकी जो क्यू है उसमें n नंबर ऑफ़ मैसेजेस तक आ सकते हैं, ठीक है। और अगर लिंक फुल हो जाता है या क्यू फुल हो जाएगी तो फिर सेंडर को जो है वो वेट करना पड़ सकता है। अनबाउंडेड कैपेसिटी के अंदर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ होती है, सेंडर को कभी भी वेट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है वो है जी कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम में कम्युनिकेशन किन किन तरीक़ों से होती है। बेसिकली क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अंदर जहाँ पे एक सर्वर है और एक क्लाइंट है, तो सॉकेट्स, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, पाइप्स और जावा के कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से ये काम हो रहा होता है क्लाइंट सर्वर के ऊपर। अब सॉकेट जो है वो क्या होती है, कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस और पोर्ट को अगर हम इकट्ठा कर दें तो एक सॉकेट जो है वो बनती। बेसिकली सॉकेट जो हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ हम आईपी एड्रेस और पोर्ट को कनकैटिनेट कर देते हैं, यानी हम मैसेज के स्टार्ट के अंदर जो है वो एक नंबर इंक्लूड कर देते हैं जो डिफरेंशिएट कर रहा होता है नेटवर्क को होस्ट के ऊपर। अब जैसे कि एक सॉकेट है, यहाँ पे एक नंबर गिवन है, ठीक है, पहले आईपी एड्रेस है और उसके बाद पोर्ट नंबर है, तो 1625 जो है वो क्या है, पोर्ट को रेफ़र कर रहा है। तो सॉकेट्स की मदद से जब कम्युनिकेशन होती है तो पेयर ऑफ सॉकेट्स के दरमियान में लिंक्स वर्क कर रहे होते हैं। 1024 से नीचे जितनी भी सॉकेट्स होती हैं वो स्टैंडर्ड सर्विसेज के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और एक स्पेशल आईपी एड्रेस होता है जिसे लूप बैक एड्रेस किया जाता है, जो ये चेक करने के लिए कि प्रोसेस जो है वो रनिंग फॉर्म में है या नहीं, तो लूप बैक एड्रेस जो है वो या लूप बैक आईपी जो है वो यूज़ की जाती है। अब जावा के अंदर जब हम सॉकेट्स की बात करते हैं तो जो सॉकेट्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, या कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस, या जिन्हें यूज़र डाटाग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड में बेसिकली क्या होता है, जो टीसीपी के अंदर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। टीसीपी में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है लिंक्स के दरमियान में और फिर कम्युनिकेशन होती है, सही। और ये थोड़ा स्लोअर हो जाता है क्योंकि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना और फिर मैसेज भेजना। लेकिन यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो क्या होता है, यूडीपी के अंदर ये कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान में वो जो पूरा एक पाथ डेडिकेटेड बनाना वो इसमें नहीं होता है और ये फास्टर होता है। नेक्स्ट है जी सॉकेट, पहला हमने पढ़ लिया क्लाइंट सर्वर सिस्टम में कम्युनिकेशन। अगला है जी हम रिमोट प्रोसीजर कॉल जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आरपीसी जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट प्रोसीजर कॉल्स होती हैं प्रोसेसेस के दरमियान में जो नेटवर्क सिस्टम के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है।
सर्विसेज को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ भी पोर्ट्स यूज़ की जाती हैं। और स्टब्स का कॉन्सेप्ट है। स्टब बेसिकली जो है वो क्लाइंट साइड की प्रॉक्सी को बोला जाता है। एक्चुअल प्रोसीजर सर्वर पे जो चलना है तो क्लाइंट साइड प्रॉक्सी या स्टब बताते हैं कि क्या चलना है। तो ये जो क्लाइंट साइड स्टब होते हैं ये सर्वर के ऊपर लोकेट किए जाते हैं और इन्हें पैरामीटर्स मार्शल्स किए जाते हैं, यानी पहुंचाए जाते हैं। सर्वर साइड के जो स्टब हैं वो मैसेज को रिसीव करते हैं, मार्शल्ड पैरामीटर्स को अनपैक करते हैं और परफॉर्म करते हैं सर्वर के ऊपर प्रोसीजर को। विंडोज़ के ऊपर जो है वो स्टब कोड जो है वो स्पेसिफ़िकेशन जो MIDL के अंदर लिखी होती है वहाँ से कंपाइल किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। अब जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है रिमोट प्रोसीजर कॉल में वो XDL की मदद से की जाती है। एक्सटर्नल डाटा रिप्रेजेंटेशन एक फॉर्मेट यूज़ किया जाता है डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के लिए, और दो तरह के आर्किटेक्चर्स यूज़ किए जाते हैं, या बिग इंडियन या लिटिल इंडियन। बेसिकली ये दो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो हैं वो फॉर्मेट्स हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। MSB और LSB के लिहाज से डाटा की सेटिंग की जाती है बिग इंडियन और लिटिल इंडियन के अंदर। रिमोट कनेक्शन के जो हैं वो बहुत से फेलियर भी आ सकते हैं, जैसे कि मैसेज जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा डिलीवर हो, ठीक है, या फिर मैच मार्कर का जो है वो इशू आ सकता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रेंडीवीएस या मैच मार्कर प्रोवाइड करता है। और हमें पता है रेंडीवीएस जब होता है तो सेंडर और रिसीवर ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर जो है वो होते हैं। अगला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइप्स जो हैं वो प्रोसेसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन पाइप्स को लेके जो है वो कुछ इश्यूज़ हैं। पाइप्स को लेके इश्यूज़ क्या हैं कि कम्युनिकेशन यूनि डायरेक्शनल होगी या बाई डायरेक्शनल होगी, या टू वे कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स यूज़ की जा सकेगी या नहीं, या जो रिलेशनशिप है जो पाइप है वो जिन प्रोसेसेस के दरमियान होगा तो उन प्रोसेसेस में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा या नहीं, या क्या नेटवर्क के ऊपर पाइप यूज़ किए जा सकते हैं या नहीं। तो पाइप्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, या ऑर्डिनरी या नेम्ड। ऑर्डिनरी पाइप जो हैं वो आउटसाइड ऑफ द प्रोसेस यूज़ नहीं किए जा सकते। एक प्रोसेस है उसमें जितने भी थ्रेड्स हैं वो पाइप्स की मदद से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ द प्रोसेस जो है वो ऑर्डिनरी पाइप्स की मदद से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं होता। टिपिकली एक पेरेंट प्रोसेस जो है वो एक पाइप क्रिएट करता है और चाइल्ड से कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो ऑर्डिनरी पाइप को यूज़ करता है। नेम्ड पाइप्स जो हैं वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अलावा, यानी वो प्रोसेसेस जिनमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है उनमें अगर कम्युनिकेशन करानी है तो आप नेम्ड पाइप यूज़ कर सकते हो। ऑर्डिनरी पाइप्स की डिस्कशन क्या है जी, पाइप की डायग्राम देख लें। पाइप के जो हैं वो एंड हैं दो, हर पाइप के जो हैं वो दो एंड हैं, FD0 FD1 बेसिकली। एक सिरा जो FD0 में भी रीडिंग के लिए हो और FD1 राइटिंग के लिए हो, इसी तरह चाइल्ड साइड पे FD0 रीडिंग के लिए हो और FD1 जो है वो राइटिंग के लिए हो। ऑर्डिनरी पाइप जो हैं वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर स्टाइल के अंदर कम्युनिकेशन को अलाउ करते हैं कि आपका प्रोड्यूसर जो है वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करके पाइप पे रख देगा और कंज्यूमर जो है वो पाइप के दूसरे एंड से इन्फॉर्मेशन को जो है वो रीड कर लेगा, ठीक है। विंडो जो है वो ऑर्डिनरी पाइप्स को विंडोज़ में जो है एनोनिमस पाइप्स के मदद से एनोनिमस पाइप्स के नेम से जाना जाता है। नेम्ड पाइप्स जो हैं वो मोर पावरफुल होते हैं ऑर्डिनरी पाइप से, क्योंकि इनमें कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होती है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना मस्ट नहीं है। सेवरल प्रोसेसेस जो हैं वो नेम्ड पाइप्स को यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। यूनिक्स और विंडो दोनों के ऊपर नेम्ड पाइप्स जो हैं वो चलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोसेसेस का, प्रोसेसेस की स्टेट, PCB, प्रोसेस शेड्यूलिंग, क्यूज़, और नेक्स्ट जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ऑल इन ऑल ये पूरा चैप्टर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कोर जो है वो चैप्टर्स है।